हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो एमपीजीके की जो इकोनॉमी हमारी चल रही है, इकोनॉमी का ये हमारा लास्ट पार्ट बचा है जिसका नाम है एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें हम अपने एमपी के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ से जिस रिसोर्स से हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, उन सारे रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो एनर्जी रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कि हमारा थर्मल है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम पावर को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। फिर इस जो इलेक्ट्रिसिटी को हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, एंड जो हमारा होम रहता है हम अपने होम में भी यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरीके से एनर्जी है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमको कहीं पे कोई इंडस्ट्री लगानी है, एग्रीकल्चर को कल्टीवेट करना है, और जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है ना। तो कह सकते हैं कि विदाउट एनर्जी अब आज के ज़माने में बोलें तो लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। और जो हमारे एमपी है, हमारे एमपी की किस तरीके की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ पर बहुत सारे जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं। जैसे विंड एनर्जी यहाँ पर मिलती है, सोलर एनर्जी यहाँ पर मिलती है, और थर्मल एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम और अदर जो रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं हमारे एमपी में, राइट। तो ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है, एनर्जी रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, है ना। उसके यूज के अकॉर्डिंग एनर्जी रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। इसमें कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज रहते हैं, है ना। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो कि बहुत पहले से यूज़ होते आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और अभी भी यूज़ हो रहे हैं लार्ज अमाउंट में, है ना। जैसे कि आता है हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फ्यूल वुड्स एंड हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि बहुत पहले से हम इनको यूज़ करते आ रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है हमारा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी है, और बायोमास एनर्जी, है ना। तो ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये अभी रिसेंटली ही इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो टेक्नोलॉजी है अभी अभी डेवलप की गई है, इसलिए अभी इनका जो यूज़ है लार्ज अमाउंट में अभी नहीं होता है ना। तो इस तरीके से जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस हैं, इनको डिवाइड किया गया है। अब इन दोनों कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है। जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज रहते हैं ये ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब कि अगर इनके रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो जाते हैं, एक बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो इनको ग्रो करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगती हैं, इनको दोबारा से बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगती हैं। जैसे कि अगर हम देखें कोल को, तो कोल एक बहुत जल्दी नहीं बनता है, इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगती हैं, है ना। और कोल बनता है जो प्लांट रहते हैं वो जब दब जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उनको देखते हैं, तो ये जो कार्बन का जो बचता है ना, सॉलिड पार्ट जो बचता है उसको हम कोल बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस हैं ये ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनके रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाएंगे, राइट। इनको आसानी से ग्रो नहीं किया जा सकता। हाइड्रो पावर को छोड़ के, हाइड्रो पावर एक ऐसा है जो कि वाटर से पावर बनाई जाती है ना। पानी से जब डैम से या कैनाल्स में जो टरबाइन लगा के, है ना, इस तरीके से टरबाइन लगा देते हैं जो कि घूमती है, टरबाइन होती है, इस पर पानी गिरता है तो ये इस तरीके से घूमती है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो भी इसका जो स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है, पानी जो फ्लो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी इधर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ये रहता है हाइड्रो पावर, है ना। तो ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज है ना। और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जो कि जिसमें आता है विंड, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी। तो ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ज़्यादातर रिन्यूएबल हैं। जैसे कि अगर हम विंड को देखेंगे तो विंड कभी ख़त्म नहीं होगी, हवा
कभी ख़त्म नहीं होगी, इससे हम अनलिमिटेड एनर्जी बना सकते हैं। और सोलर इसी तरीके से, सोलर है जो सन से रेज आती हैं, उससे अगर एनर्जी हम बनाते हैं तो सन की रेज कभी ख़त्म नहीं होगी। और हाइडल एनर्जी जिससे कि वाटर से जो एनर्जी बनाई जाती है तो वो भी ख़त्म नहीं होगी, है ना। बायोमास जैसे कि जो नॉन कार्बन मटेरियल जो भी रहता है, नॉन कार्बन से मटेरियल से एनर्जी बनाई जाती है ना, तो ये भी हमारा आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में, राइट, है ना। तो ये कुछ डिफरेंस है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में, है ना। तो ज़्यादातर जो अभी हम डिपेंड हैं, हमारा एमपी या बोले तो कंट्री सबसे ज़्यादा डिपेंड है अभी कन्वेंशनल एनर्जी पर ही डिपेंड है, कन्वेंशनल एनर्जी पर ही डिपेंड है, क्योंकि ये इजीली हमें मतलब मिल जाता है और इसकी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है जिससे कि इससे एनर्जी आसानी से बनाई जा सकती है ना। तो कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं कि कोल से एनर्जी कैसे बनती है ना। कोल हमारा क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कोल से एनर्जी कैसे बनती है, मतलब कोल कैसे बनता है ना, कोल कैसे बनता है। तो क्या होता है कि जो हमारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कभी पहले सुनामी आई होगी, बाढ़ आई होगी या भूकंप आया होगा, कुछ भी आया होगा, जिसकी वजह से क्या है जो प्लांट्स हैं, ट्री हैं, वो टूट के दब गए होंगे मिट्टी में, बहुत ज़्यादा गहराई में ये दब गए होंगे। इससे क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया वायरस रहते हैं या केमिकल कुछ रिएक्शंस हुई जिससे कि इसका जो कुछ पार्ट है वो तो डिकम्पोज हो गया। प्लांट्स रहते हैं लार्ज अमाउंट में, अगर फॉरेस्ट में अगर कोई साइक्लोन या फिर सुनामी आ गई, वहाँ पर अगर बहुत लार्ज अमाउंट में प्लांट दब गए तो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया एंड जो वायरस है या केमिकल्स रिएक्शंस होंगी, जो वो क्या होगा, कुछ पार्ट तो इसका डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन जो डिकम्पोज नहीं हो सकता ऐसा पार्ट क्या होता है, वो एक सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, एक सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है ना, सॉलिड मटेरियल में। तो ये क्या हो जाता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोल, है ना। जब हम मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद इसको निकालते हैं तो ये एक सॉलिड बन जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोल। फिर इस कोल को निकाल के हम क्या करते हैं, कुछ और रिएक्शंस प्रोवाइड देते हैं, जैसे सॉलिड को और प्रेशर देते हैं तो फिर और वो सॉलिड हो जाता है, और भी ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, फिर और प्रेशर देते हैं और भी सॉलिड हो जाता है। इस तरीके से जो सॉलिड पार्ट है हमें कोल का मिल जाता है ना। तो और इस जो कोल रहता है वो सेलुलोज जो रहता है ना, सेलुलोज रहता है प्लांट में, प्लांट जो बना रहता है वो सेलुलोज का रहता है। तो इसका सेलुलोज का जो पार्ट रहता है वही कोल होता है ना, वही कोल होता है ना। तो उसी को हम बोल लेते हैं कोल। जैसे जो कोल है, जैसे ही हम निकालते हैं इस कोल को स्टार्टिंग में, है ना, स्टार्टिंग में कोल को निकालते हैं तो इसमें बैक्टीरिया एंड केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होंगी। इसके बाद जो एक कोल है, कोल का टाइप होगा पीट बनेगा। फिर पीट में और प्रेशर देंगे, प्रेशर, तो इससे क्या बन जाएगा, लिग्नाइट, मतलब इससे बेस्ट क्वालिटी का बन जाएगा लिग्नाइट। देन लिग्नाइट में और प्रेशर देंगे, और भी प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे कि और सॉलिड मटेरियल में ये कन्वर्ट हो जाए, तो बनेगा हमारा बिटुमिनस। देन बिटुमिनस पे और प्रेशर अप्लाई करेंगे, देन बन जाएगा हमारा जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट, राइट। तो इस तरीके से क्या है कि जो कोल है, कोल का फॉर्मेशन होता है, और इसी से क्या है, जो जहाँ से कोई इंडस्ट्री हम लगाते हैं तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी पावर का यूज़ होता है, तो वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिससे कि जो भी इंडस्ट्री है उसको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो मिलती रहे, राइट। तो इस तरीके से क्या है कि जो कोल है, कोल को निकाला जाता है। और हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा जो कोल मिलता है, कोल के रिजर्व हैं, वो है सिंगरौली, जिसको सिंगरौली को एमपी की एनर्जी कैपिटल बोला जाता है।
सिंगरौली को एमपी की एनर्जी कैपिटल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कोल के सबसे ज़्यादा रिजर्व पाए गए हैं, है ना, सिंगरौली में, राइट। देन पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम होता है ये भी कुछ इसी तरीके से निकलता है जैसे कि हमारा कोल है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो हमारे कोस्टल एरियाज रहते हैं वहाँ पे जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो भी प्लांट एनिमल्स दब गए हैं तो उनका जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है ना, ब्लैक, है ना, ब्लैक कलर का जो ऑयल टाइप का रहता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, पेट्रोलियम। और जब पेट्रोलियम को ड्रिल करके निकाला जाता है इस तरीके से जो बेल बनाया जाता है तो इसमें से कुछ गैसेस भी निकलती हैं, है ना, उस जो बेल है जहाँ से पेट्रोलियम निकाला गया है कुछ गैसेस निकलती हैं। तो ये गैसेस, जो गैस निकलती है जो पेट्रोलियम का जो बेल बना है जो जहाँ से हमने पेट्रोलियम निकाला है तो सबसे पहले उसमें नेचुरल गैस निकलेगी, कुछ गैसेस निकलती हैं उन्हीं को हम बोल लेते हैं नेचुरल गैस। उनको जो हम प्रिजर्व कर लेते हैं टैंक में, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है या जो भी टैंक रहता है उसमें हम नेचुरल गैस को कलेक्ट कर लेते हैं, देन पेट्रोलियम को निकालते हैं, राइट। तो इसका इस तरीके से फिर जो भी प्यूरिफाई किया जाता है उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में रहता है पेट्रोलियम तो उसके बाद इसको प्यूरिफाई किया जाता है, देन इसको जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है जिससे इंजन्स वगैरह चलते हैं, ये सारी चीज़ें इससे रेगुलेट होती हैं। तो ये हमारा पेट्रोलियम। देन है फ्यूल वुड्स मतलब जो हम देखेंगे विलेज में आज भी जो रहती हैं औरतें वो आज भी चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, तो उनका जो एक एनर्जी का सोर्स है खाना बनाने के लिए या फिर अदर एनर्जी को यूज़ करने के लिए वो फ्यूल वुड्स रहती हैं जो कि फॉरेस्ट से कलेक्ट की जाती हैं, जो भी उनकी फार्म लैंड्स रहती हैं वहाँ पर लकड़ियों को कलेक्ट किया जाता है खाना बनाने के लिए, उन्हीं को हम बोल लेते हैं फ्यूल वुड्स। तो आज भी ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में खासतौर पे हमारा जो एमपी है उसमें यूज़ होती है। जहाँ पर जो सिलेंडर है गैस के वो नहीं प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ पर आज भी ये इनको यूज़ किए जाते हैं। इवन अभी भी गैस सिलेंडर्स होते हैं घर में, लेकिन अभी भी जो फीमेल्स हैं वो फ्यूल वुड से ही खाना बनाती हैं, राइट। देन हाइड्रो पावर में यही होता है कि जो वाटर से एनर्जी बनाई जाती है, जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, वाटर जब बहुत स्पीड से टरबाइन पर गिरता है देन वो टरबाइन रोटेट होती है, उस टरबाइन की रोटेशन की वजह से फिर देन इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसी को हम बोल लेते हैं हाइड्रो पावर, राइट। तो ये है हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। देन एक और है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो मटेरियल है, कुछ सब्सटेंसेस हैं मिनरल जैसे कि यूरेनियम 235, यूरेनियम थोरियम, इस तरीके के कुछ मिनरल हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो यूरेनियम है इसका यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में, और इसमें जो इसके लिए क्या इस तरीके का कुछ इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है जहाँ पर रिएक्शंस होती है। रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? फिजन एंड फ्यूजन, है ना। फिजन रिएक्शन में क्या होता है कि जो मतलब कि एटम आपस में मिलते हैं, मिल जाते हैं, मतलब है ना, दो एटम आपस में मिलते हैं और एक एटम बना ले तो उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। और देन इसमें क्या होता है फ्यूजन में 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके की रिएक्शन होती है ना, मतलब ये रिएक्शन फैलती है। तो इन रिएक्शंस की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसी को हम बोल लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। उसी को हम बोल लेते हैं क्या? न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, बट इसके नुकसान भी हैं, है ना। जैसे इन्वायरमेंटल, इसमें जैसे यूरेनियम है वो हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डस इम्पैक्ट डालता है, और ये रिएक्शन ऐसी होती है अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाई तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए इसको वेल रेगुलेटेड मैनर में इसको कंडक्ट कराया जाता है। और जो हमारे एरोप्लेन्स रहते हैं
या फिर जो भी हमारे रॉकेट्स हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है एक फ्यूल के रूप में, है ना, जो कि मतलब कम अमाउंट में डाला जाए और ये लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, इस तरीके से। ये थे हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आता है हमारा विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में क्या है कि जो जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो इससे क्या है कि जो टरबाइन लगी हुई है इस तरीके से वो रोटेट करेगी, है ना, इस तरीके से लगा दी जाती है। जो कुछ माउंटेन्स रहती हैं या प्लेन्स एरिया रहता है जहाँ पर विंड बहुत ज़्यादा स्पीड में फ्लो करती है, तो ये जब घूमेगी, जो भी ये मिल घूमेगा, तो इससे क्या होगी, जो भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस तरीके से इसको फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इस जो विंड की काइनेटिक एनर्जी से, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का, और कभी ना ख़त्म होने वाला सोर्स है एक एनर्जी का, है ना। देन है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में आता है हमारे जैसे सूर्य प्लेट हम बोलते हैं, तो सोलर एनर्जी के लिए इस तरीके के प्लांट लगाए जाते हैं, है ना, प्लांट लगाए जाते हैं जो कि सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जैसे कि हम बल्ब जला सकते हैं, है ना, बल्ब जला सकते हैं, कोई इंजन, पंप और जो भी सोलर एनर्जी से जहाँ तक एनर्जी मिल सकती है वो प्रोड्यूस की जाती है ना। तो ये सन से जो एनर्जी मिलती है उसे हम बोल लेते हैं सोलर एनर्जी। देन हाइडल एनर्जी जो कि वाटर से मिलती है, वाटर के फ्लो होने से, है ना, हमने अभी देखा था। एंड बायोमास जो भी मटेरियल जो बचता है, जो भी वेस्ट बचता है नॉन कार्बनियस, उससे हम एनर्जी बनाते हैं, है ना, तो उसे हम बोल लेते हैं बायोमास एनर्जी। तो आज हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए ये डिसाइड किया जा रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज पर ज़्यादा फोकस किया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो जल्दी ही, अगर इनका ज़्यादा यूज़ होगा तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए इनके लिए जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया जा रहा है, राइट। एंड सोलर फोटोवोल्टिक प्रोग्राम, जो सोलर एनर्जी है इसको प्रमोट करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए सोलर फोटोवोल्टिक प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसमें कि लोगों को अवेयर किया जाता है ना, लोगों को अवेयर किया जाता है इसके यूज़ के बारे में, और इसको यूज़ करने पर फोकस दिया जाता है। इस तरीके के प्रोग्राम चलाए गए। और जो भी इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रहते हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट रहते हैं, तो इसमें जो भी सोलर से रिलेटेड जो भी एनर्जी अप्लायंसेस हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, होम्स में एंड एग्रीकल्चर में। इनको एक सब्सिडी पर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करें लोग वो सोलर एनर्जी का यूज़ करें। और इससे क्या होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन जो होता है ना, इन्वायरमेंट में जो एयर पॉल्यूशन होता है कन्वेंशनल सोर्सेज की वजह से, वो कम होगा। एमपी ऊर्जा विकास विकास निगम को फॉर्म किया गया था 1982 में। इसका पर्पज़ था कि जो एनर्जी है, एनर्जी को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए, एनर्जी को सस्टेनेबल वे में यूज़ किया जाए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ हो वो किसका हो, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज़ हो, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को एक नुकसान ना हो, है ना। और हर घर में हर एक जो व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, उसको एनर्जी मिल सके, एक मतलब चीप एनर्जी मिल सके, सस्ती मिल सके, उसे ज़्यादा भटकना ना पड़े, ज़्यादा कॉस्टली ना हो, उसके लिए ये सारा एमपी ऊर्जा विकास निगम फोकस करता है, जिसको 1982 में फॉर्म किया गया था, है ना। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज, है ना, टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज। एंड देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो ये देखेंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट हैं या फिर हाइडल पावर प्लांट हैं, जो भी वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है या फिर कोल एंड पेट्रोलियम से हमारे एमपी में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो वो प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं एंड उनको कब कब सिचुएटेड किया गया था, है ना, कब कब सिचुएटेड किया गया था। तो उनके बारे में, है ना, एक कंप्लीट वीडियो आएगी उस पर। तो ये इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके बाद हमारा जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है एमपी की वो ख़त्म हो जाएगा, राइट, है ना। इस तरीके से हमारी ज्योग्राफी एमपी की ख़त्म हो गई है और पॉलिटी भी फिनिश हो गई है, देन हमारी इकोनॉमी कल ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमारा
एमपी है, एमपी जीके की जो क्लासेस है वो चल रही है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।